नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसी लगी पिछले एपिसोड की कहानी जो स्पेशली चल के आई थी आपसे मिलने तमिलनाडु से? और जैसा था वायदा उसको निभाते हुए आज हम आ गए हैं आपके पास एक कहानी लेकर बिहार से। ज़्यादा इंतज़ार किए बिना शुरू करें। तो भाई एक बार की बात है, एक थे पंडित जी जो रहते थे बिहार के रामपुर गांव में। पर ये वो पोंगे पंडित वाले पंडित नहीं थे। ये थे बिल्कुल ईमानदार और मेहनत करने वाले पंडित जो कि बिल्कुल मन से ठाकुर जी की यानी कि कृष्ण जी की सेवा करते थे। अब इनकी सेवा देख के गांव वालों का भी इन पे बहुत विश्वास था और वो भी इनको फल मिठाइयाँ और बाकी कुछ कुछ चीज़ें चढ़ाते रहते थे। पंडित जी कुछ अपने लिए रखते और बाकी वापस प्रसाद के रूप में गांव वालों को बांट देते। तो भैया जिंदगी ठीक ठाक ही चल रही थी। पर एक रात जब पंडित जी मंदिर में दिए हुए कमरे में सो रहे थे तो उन्होंने कुछ खुसफुसाहट सुनी। जब उन्होंने जाकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि मंदिर के वरांडे में 3 चोर बैठे हैं और वो चोरी करने की योजना बना रहे हैं। जब पंडित जी ने उनकी बातें सुनी तो पता लगा उनका नाम था कसैया, चालू और भावहीन। और आखिर में पंडित जी से रहा नहीं गया तो वो पहुंच गए चोरों के सामने और उनको समझाने लगे, भाई ये जो तुम करते जा रहे हो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा पाप है और तुमको ये नहीं करना चाहिए। मगर भाई चोर तो चोर ठहरे। तो चोरों में से कसैया ने कहा, चलो मान लिया हम गलत कर रहे हैं, पर तुम तो दिन रात भगवान की सेवा करते हो ना, तो तुम तो मिल ही लिए होगे भगवान से। तो ये सुन के पंडित जी चकरा गए कि भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं आज तक। और आखिर में निराश होकर पंडित जी बोले, नहीं, मैंने तो भगवान को नहीं देखा। इतने में चालू तुरंत बोल पड़ा, भाई मैं तो जब भी चोरी करता हूं मुझे भगवान दिखते हैं। अब ये सुन के पंडित जी का मन ललचाया और उन्होंने सोचा, भाई जब इतनी पंडिताई के बाद भी भगवान नहीं मिले, क्या पता चोरी में मिल जाए। तो उन्होंने चोरों से पूछा कि भाई मैं भी क्या तुम्हारे साथ चोरी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो भगवान से मिलना है, अगर चोरी से मिलते हैं तो चोरी से सही। अब इस बात पे चोरों में हो गया डिस्कशन। कसैया का और भावहीन का कहना था कि भाई पंडित को अपने साथ नहीं लेना चाहिए, ये तो बन जाएगा हम पे बोझ। वहीं पे चालू जो कि दिमाग से भी चालू था बोला, अबे बेवकूफों समझो, एक आदमी ज्यादा मिल रहा है और वो भी ऐसा जिसको हिस्सा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो भगवान से मिलना है। भाई आखिरी में चालू ने बाकी दोनों को भी सहमत कर लिया और ये निर्णय हुआ कि अगली चोरी में पंडित साथ में रहेगा। तो भाई चोरी का दिन आ गया। सेंध लगाई गई, यानी कि घर की दीवार में छेद किया गया और वहां पर सबसे पहले पंडित को ही बोला कि जाओ जाके देखो कि भाई घर में अंदर लोग हैं कि नहीं है। तो पंडित अंदर गया और उसने देखा कि सबके सब बाहर वरांडे में सो रहे हैं। तो उसने चिल्ला के कहा, ए कसैया, ओ चालू, ओ भावहीन, सब सोए पड़े हैं, आ जाओ अंदर जल्दी से। भाई इतना ही सुनना था कि घर वाले जाग गए और चोर और पंडित जी सिर पे पैर रखकर भागे। अब वापस बाहर जब मिले तो उन्होंने पंडित को डांटा कि भाई तूने तो आज मरवा ही दिया था। तो पंडित ने बोला, भाई माफ कर दो यार, मेरा पहली बार था, मैं कोई चोरी थोड़ी ही करते रहा हूं, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा, एक और मौका दे दो। अब मौका एक और मिला और इस बार चोरों ने चुना एक किसान का गोदाम, जहां से उन्होंने चोरी करने की योजना बनाई। और योजना इस बार यूं रही कि भाई पंडित अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर खड़ा रहेगा और जो बोरियां हम लोग चुराएंगे वो उठाकर ठिकाने पे लेके जाएगा। अब 2 लोग अंदर गए और 2 बाहर ठहरे। एक था कसैया और दूसरे थे पंडित जी। अब भाई कसैया को तो मेहनत करने की आदत थी,
उस पे जैसे ही बोरी डाली गई वो तुरंत धीरे धीरे बोरी को ठिकाने पे लेके जाने लगा। वहीं पे जब पंडित जी पे बोरी डाली गई तो पंडित जी तो बोरी के साथ ही बैठ गए, पर भाई काम तो करना था। तो पंडित जी ने जोर की आवाज लगाई, जय बजरंग बली, टूटे दुश्मन की नली। तो भाई इतनी जोर की आवाज सुन के क्या होना था, चौकीदार जग गया और चोर जो थे वहां से भाग गए। पर हमारे पंडित जी तो वहीं बोरी के नीचे ही दबे रह गए। तो भाई आए और पिटाई होने ही वाली थी कि उन्होंने बोला कि भाई मैं तो भगवान से मिलने आया हूं, मेरा तो चोरी से कोई काम नहीं। और गांव वालों ने मान लिया कि यार ये तो बहुत ही भोला आदमी है, ये चोर नहीं है, गलती से यहां फंस गया। और इसी के साथ पंडित जी भी वहां से बच के निकल लिए। अब पंडित जी इधर उधर भटकने लगे और आखिरकार कुछ दिनों के बाद वापस चोरों से मिले। भाई इस बार तो चोरों ने कहा कि क्या हुआ बे, पिछली बार तो तूने कहा था कि कोई गलती नहीं होगी, ऐसे कौन चिल्ला के बोलता है एकदम से, हम लोग मरते मरते बचे हैं और तू पता नहीं कैसे बच गया। तो भाई ये सुन के पंडित जी ने फिर से तीनों के पैर पकड़ लिए कि भैया बहुत बड़ी गलती हो गई, इस बार नहीं होगी, कसम से मुंह पे बिल्कुल मैं गोंद लगा के रखूंगा कि होठ ही ना खुले इस बार मेरे। फिर से चालू ने पंडित जी की साइड ली और सबके सबको मना लिया। इस बार तय हुआ कि एक हलवाई के यहाँ पर सेंध लगाई जाएगी। अब वहां पर सब लोग अंदर पहुंचे और पंडित जी पहुंचे लड्डुओं वाले कमरे में। अब पंडित जी ने देखा कि भाई बहुत ही बढ़िया बढ़िया बूंदी के लड्डू रखे हुए हैं और पंडित को याद आया कि भाई ठाकुर जी को भोग लगाए तो बहुत समय हो गया है। तो उसने क्या किया कि भाई जल्दी से ठाकुर जी की मूर्ति निकाली और उसको भोग लगाने लग गया। पर भाई भोग लगाने के पहले एक और चीज करनी होती है और वो है ठाकुर जी की पूजा। और पूजा करने के भी पहले बजाना होता है शंख, जो कि पंडित भाई साहब साथ में लेके चल रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने शंख निकाल के बजाया तो भाई होना था वही, घर वाले जग गए और सब के सब चोर जान बचा के भागे वहां से। पर पंडित जी नहीं भागे। पंडित जी को लगा कि भाई अगर मैं बीच पूजा में उठ के चला गया तो मैं कहाँ का पंडित। तो पंडित जी वहीं बैठे रहे, उन्होंने पूजा की और उसके बाद घर वालों को प्रसाद देने भी चले गए। अब ये सब देख के घर वालों को लगा, अरे ये तो कोई भोला सा ही आदमी है जो चोरों के साथ फंस गया है, ये चोर नहीं है। तो घर वालों ने और गांव वालों ने, जो कि आवाज सुन के वहां पर आ गए थे, पंडित जी को छोड़ दिया। पंडित जी फिर से बच गए और फिर कुछ दिनों के भटकने के बाद रात को उन्हीं 3 चोरों से मिले। भाई इस बार तो बाकी दोनों ने अगर नहीं रोका होता तो कसैया ने पंडित की जान ही ले ली थी। फिर से बातचीत हुई, फिर से चालू ने समझाया कि भाई कोई बात नहीं, अब 3 बार की गलतियों के साथ तो सीख ही गया होगा, इस बार नहीं करेगा गलती। और आखिरी में डिसाइड हुआ कि ठीक है कि भाई आखिरी मौका दिया जाएगा। अब योजना बनाई गई सेंध लगाने की, और वो भी गांव के जमींदार के घर में। और पंडित को बोला गया कि भाई तू जो जमींदार और जमींदारनी का कमरा है वहां से घुसेगा। अब पंडित वहां से घुसा और उस कमरे के ही साथ में थी रसोई। अब भाई रसोई पंडित को बुला रही थी और पंडित जी कैसे मना करते। तो पंडित भाई साहब अंदर घुस गए और उन्होंने देखा कि भाई गर्म गर्म खीर जो थी वो इंतजार कर रही थी, पर वो हो गई थी ठंडी। अब पंडित जी को अच्छा जीमे हुए भी समय हो गया था और ठाकुर जी भी तो इंतजार कर रहे थे प्रसाद के लिए। तो जैसा कि उनसे उम्मीद थी, उन्होंने खीर को गर्म करा और इस बार बिना शंख बजाए ठाकुर जी की पूजा की, उनको भोग लगाया। इतने में चालू का निकलने के लिए इशारा आ गया। तो भाई अब पंडित जी को लगा कि भाई अब तो समय हो गया है तो फिर निकल लेना चाहिए। तो वो निकलने ही लगे थे वापस खिड़की से बाहर
कि उन्होंने देखा पंडिताई का हाथ खाट से बाहर निकला हुआ है और ऐसा लग रहा था जैसे प्रसाद लेने के लिए ही खुला हुआ है। तो पंडित जी बेचारे अपने धर्म के मारे उन्होंने गर्म गर्म खीर जमींदारनी की हथेली पे डाल दी। जमींदारनी चिल्ला के उठी कि भाई कौन है ये, और ये चीख सुन के बाकी घर वाले भी जग गए। और इस बार तो बिल्कुल चोर मरते मरते बचे और पंडित जी फिर से बच गए, क्योंकि गांव वालों को और घर वालों को लगा कि भाई ये तो भोला पंडित ही है, ये तो खीर खा रहा था, चोरी थोड़ी ही करने आया था, ठीक है छोड़ दो इसे। अब पंडित जी हो गए बहुत ही ज्यादा हताश। मन ही टूट गया उनका कि मैं तो भाई किसी काम का ही नहीं हूं, चोरी करके भी भगवान को तो नहीं पा सका, और भगवान के बिना ये जीवन किस काम का। ये सोच के पंडित जी गए मंदिर के साथ वाले कुएं में और जय ठाकुर जी बोलकर कूद गए। जान दे दी पंडित जी ने। मगर तभी हुआ चमत्कार, क्योंकि उस गहरे कुएं के अंदर से आए ठाकुर जी और उन्होंने बचा लिया हमारे पंडित जी को। और इस तरह मिले रामपुर गांव के पंडित जी ठाकुर जी से। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? भाई बताइए हमको, और अपने साथियों के साथ भी बांटिए। और पॉडकास्ट को तो आपने फॉलो कर ही लिया होगा। ये कहानी जो हम लोगों ने सुनी, इसके लिए हम दिल से शुक्रिया करते हैं नलिन वर्मा जी का, जिन्होंने लिखी किताब द ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार। थैंक यू नलिन वर्मा जी। तो भाई अगली बार हम आपसे मिलेंगे एक रोमांटिक किस्से के साथ, और वो भी जो कि चल के आ रहा है पंजाब की भूमि से, है ना कमाल? तमिलनाडु के बाद बिहार और बिहार के बाद पंजाब, और पंजाब के बाद क्या भाई, वो तो अगले शुक्रवार को ही पता लग पाएगा। तो आप सुन रहे थे कल की कहानियां, और मैं हूं अष्टम नीलकंठ।